हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की मिट्टियाँ। सबसे पहले समझते हैं मिट्टी होती क्या है। दोस्तों, मिट्टी लैटिन भाषा का एक शब्द है, सोलम, जिसका अर्थ होता है फर्श। इससे बना है सॉइल, और सॉइल को हम हिंदी में बोलते हैं मिट्टी, ठीक है, या मृदा बोलते हैं। दोस्तों, मृदा होती क्या है? मृदा जो है पृथ्वी के ऊपर की एक दानेदार सूक्ष्म कणों वाली एक परत है, जिसमें पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ और अन्य जीव जंतुओं के अवशेष विद्यमान रहते हैं। मिट्टी कहलाती है। दोस्तों, मिट्टी का जो अध्ययन कहलाता है, इसको बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। हम प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, ठीक है। जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है वह भोपाल में है, और भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक। ये मिट्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। दोस्तों, हम देखें तो कणों के आकार के अनुसार मिट्टियाँ 4 प्रकार की लगभग होती हैं, जिसमें सबसे छोटा आकार जो है वो मृत्तिका का है। इसका आकार 0.002 से कम होता है। उसके बाद गाद आता है। गाद 0.002 से 0.05 mm तक होता है। बालू बालू का आकार 0.05 से 2 mm तक होता है। और जो बजरी होती है ये 2 mm से अधिक के आकार की होती है। दोस्तों, जिस मिट्टी का आकार जितना छोटा होता है, जितना कम होता है, उसमें उतना ही अधिक पानी सोखने की क्षमता होती है। तो यदि पूछा जाए पानी सोखने की सबसे अधिक क्षमता मृत्तिका में होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि मिट्टी में ह्यूमस क्या होती है, निक्षालन क्या होता है। ये कुछ मिट्टियों से संबंधित टर्म्स हैं। देखते हैं ह्यूमस क्या होता है। दोस्तों, ह्यूमस पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है, ह्यूमस कहलाता है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखता है, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं निक्षालन क्या होता है। दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी परत जब समतल भाग पर बहुत मूसलाधार बारिश पड़ती है, तो उससे मिट्टी के ऊपर के जो खनिज पदार्थ हैं वो रिस रिस कर पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं निक्षालन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग, ठीक। तो अगला टर्म हम देखते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन मृदा क्षेत्र में वनस्पतियां नहीं होने और अन्य प्राकृतिक कारणों के चलते जब मृदा खंडित हो, टूट टूट कर बह जाती है, तो इसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। दोस्तों, मृदा अपरदन जो होता है यह कई कारणों से हो सकता है। इसके कई सारे कारण हैं। तो मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कारण हैं, बड़े बड़े कारण हैं, वो मैं आपको ऑरली बता दूंगा। और जो जरूरी है उनको मैं लिखवा भी दूंगा, नोट भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मृदा अपरदन के कारण। तो मृदा अपरदन का जो पहला कारण है वो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। मृदा अपरदन का पहला जो कारण है, मृदा अपरदन के कारण पढ़ रहे हैं, तो इसका है दोस्तों वनों की कटाई। वनों की कटाई होने के कारण भी क्या हो रहा है? मृदा का अपरदन हो रहा है, ठीक है। इसका अन्य कारण है मूसलाधार वर्षा होना। मूसलाधार वर्षा के कारण भी मिट्टी क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है। मूसलाधार वर्षा क्यों? क्योंकि मिट्टी के जो इंपोर्टेंट खनिज पदार्थ होते हैं वो रिस रिस कर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तीसरा कारण क्या है दोस्तों? तेज हवाओं का चलना। तेज हवाओं के कारण भी मृदा का क्या हो जाता है? क्षरण हो जाता है, तेज हवाओं का चलना, ठीक। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो है दोस्तों झूम कृषि। झूम कृषि जो है वो उत्तर भारत के राज्यों में की जाती है। इसमें वनों को एक बड़े पैमाने पर जलाकर उसमें राख युक्त मिट्टी डाली जाती है, और इस प्रकार से 2-3 साल तक उसमें खेती की जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे क्षेत्रों की तरफ जाया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं झूम कृषि। और उर्वरक का प्रयोग, ये उर्वरक का प्रयोग, ये सब मृदा अपरदन के कारण है। दोस्तों, ये इनके कारण है, तो इसको रोकने के कुछ उपाय भी होंगे, ठीक है। तो देखते हैं मृदा संरक्षण, ठीक, या फिर मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। तो इसके कुछ उपाय भी हैं। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
मृदा अपरदन के उपाय क्या है रोकने के? इसका एक उपाय है वृक्षारोपण, ठीक। और क्या उपाय है इसका? बाढ़ को नियंत्रित करना, बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण कर बाढ़ को नियंत्रित करना, ठीक है। दोस्तों ये भी क्या है, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है, बांधों का निर्माण कर बाढ़ को नियंत्रित करना, ठीक। और क्या कारण है? झूम कृषि को नियंत्रित करना, झूम कृषि को नियंत्रित करना, ठीक। और क्या कारण हो सकता है? हाँ दोस्तों, फसल चक्र का प्रयोग करना, फसल चक्र का प्रयोग। फसल चक्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों फसल चक्र का मतलब ये होता है कि जब हम खेती एक निश्चित क्रम में करते हैं, जैसे रबी के बाद अगर खरीफ की फसल उगाई जाए, खरीफ के बाद जायद की फसलें, तो इस प्रकार से भूमि की उर्वरक क्षमता जो है वो बनी रहती है। इसी को हम बोलते हैं फसल चक्र। तो दोस्तों ये थे मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। अब हम ये जानते हैं कि मृदा अपरदन होता कितने प्रकार का है। तो दोस्तों मृदा अपरदन जो होता है वो 4 प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है आसफाल अपरदन, और एक होता है परत अपरदन, एक हम कहते हैं रील अपरदन, और एक होता है आपका अवनालिका अपरदन, ठीक। तो देखते हैं मृदा अपरदन के प्रकार, कितने प्रकार से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन के प्रकार हैं दोस्तों 4, ठीक है। इसमें से पहला है आसफाल अपरदन, ठीक है। आसफाल अपरदन में क्या होता है? आसफाल अपरदन में मिट्टी के कण जो होते हैं वो मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार जो अपरदन होता है उसे आसफाल अपरदन कहते हैं। सेकंड है दोस्तों परत अपरदन, परत अपरदन। इसमें क्या होता है? इसमें पृथ्वी के ऊपर की जो परत है उसका अपरदन हो जाता है। ये बहुत खतरनाक, बहुत हानिकारक अपरदन होता है, ठीक है। इससे भूमि की उर्वरक शक्ति बहुत ज्यादा नष्ट हो जाती है। इसके बाद तीसरा अपरदन आता है हमारा रिल अपरदन, रिल अपरदन। इसमें क्या होता है? जो मूसलाधार वर्षा होती है उसके कारण मिट्टी का जो बहाव होता है वो नालियों के रूप में होने लगता है, पतली पतली नालियों के रूप में। इसी को हम कहते हैं रील अपरदन, ठीक। चौथा जो अपरदन आता है ये आता है अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन। दोस्तों इसमें क्या होता है? मिट्टी का जब मूसलाधार बारिश के कारण जो वर्षा का बहाव होता है उसका वेग जब अत्यधिक हो जाता है तो यही नालियाँ बड़ी बड़ी नालियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हम अवनालिका अपरदन के नाम से जानते हैं। और यही नालियाँ आगे चलकर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है, और बड़े बड़े खड्डों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार के अपरदन से जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है। यह यह चंबल नदी से प्रभावित सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मृदा अपरदन के प्रकार। इसके बाद हम देखते हैं एक चीज और रह गई है इसमें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, ठीक है। दोस्तों ये भी समझ लीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव होते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसका रूपांतरण जैविक यौगिकों में करते हैं।
ठीक, इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए सबसे अधिक जो होता है इसको कंट्रोल करने के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए वो दलहनी फसलें सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे दोस्तों, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत मदद करती हैं। ठीक है, बहुत मदद करती हैं। अब दलहनी फसलें आपको पता होगा, जैसे चना है, मूंग है, अरहर है, उड़द है, सोयाबीन है, मटर है आदि। ठीक है, इस प्रकार की फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इन फसलों से मिट्टी की उर्वरता क्या रहती है, बनी रहती है। उर्वरता बनी रहती है। दोस्तों वैसे तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो दो प्रकार से होता है, एक जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, एक अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अजैवीय में आपने एक सुना होगा हैबर विधि। हैबर विधि में क्या होता है, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ये वाला जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक, तो दोस्तों ये था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बाद हम देखते हैं मिट्टी को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है पीएच वैल्यू के आधार पर। ठीक है, तो पीएच वैल्यू के आधार पर मिट्टी के दो पार्ट हैं, एक अम्लीय मिट्टी और एक क्षारीय मिट्टी होती है। दोस्तों मिट्टी से उम्मीद करता हूं कि कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, इतना पढ़ा के जाऊंगा। ठीक, तो देखते हैं पीएच वैल्यू के आधार, पीएच मान के आधार पर, ठीक है, पीएच मान के अनुसार मिट्टी, पीएच मान के अनुसार मिट्टी। तो दोस्तों पीएच मान के अनुसार मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक अम्लीय मिट्टी और दूसरी क्षारीय मिट्टी होती है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अम्लीय मिट्टी वो होती है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम, और इसमें क्षारीय मिट्टी में 7 से अधिक होती है पीएच वैल्यू। ठीक है, दूसरा कारण जो होता है इसका, यह है अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थान पर होती है। ठीक है, और यह कम वर्षा वाले स्थान पर होती है। तीसरा कारण है इसमें अम्लीयता को, हाँ तीसरा इसमें यह है कि इसमें अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, इसमें स्टार बना लेना। अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्षारीयता को कम करने के लिए, क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो दोस्तों अम्लीय मिट्टी होती है यह चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। किसके लिए होती है, चाय बागानों के लिए ये उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, और क्षारीय मिट्टी की बात करें तो क्षारीय मिट्टी से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। लिख लेंगे, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश।
ये था पीएच मान के अनुसार मिट्टी। अब हम देखेंगे रंग के आधार पर मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रंग के आधार पर मिट्टी। रंगों के आधार पर मिट्टियां भारत में 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है वो हम देखेंगे। दोस्तों आईसीएआर ने मिट्टी को रंग और संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। ये कौन कौन से 8 पार्ट है दोस्तों देख लेते हैं। ये पहाड़ों पर पाई जाने वाली जो मृदा है ये पर्वतीय मृदा कहलाती है। दूसरा है जलोढ़ मृदा, यह भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तीसरी है मरुस्थलीय मृदा, चौथी है पीट मृदा, पांचवी है काली मृदा, छठी है लाल मृदा, सातवीं है लेटेराइट और आठवीं है लवणी मृदा। इन मृदाओं को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो भारत की मिट्टी में मुख्य तत्व की जो कमी है वो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस है। यह कमी दोस्तों आपको हर मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम है दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, एलुवियल मिट्टी। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। दोस्तों यह भारत के सबसे अधिक भूभाग पर फैली हुई है। इसमें पोटाश और चूने की अधिकता है। किसकी अधिकता है? पोटाश और चूने की। दोस्तों जलोढ़ मृदा में जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रेत के कण भारी मात्रा में होते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में दोस्तों जो मुख्य फसलें होती हैं तो गेहूं है, धान है, गन्ना है, इस प्रकार की कुछ मुख्य फसलें होती हैं। इसके बाद अगली फसल देखते हैं। अगली फसल है हमारी लाल पीली मृदा। दोस्तों ये दूसरी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई मिट्टी है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, और जब यह जल को ग्रहण कर लेती है तो यह पीली दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे लाल पीली मृदा भी कहते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में है, और इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो है बाजरा, दलहन, तंबाकू आदि। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अगली मृदा है वो देखते हैं। कौन अगली मिट्टी है दोस्तों हमारी काली मृदा, या रेगुर, इसको हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे लावा मृदा भी कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, और इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्भेदन से निकलने वाली लावा से हुआ है। ठीक है, और वो चट्टान से हुआ है दोस्तों? बेसाल्ट की लावा से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना बेसाल्ट चट्टानों के लावा से। ठीक है, और इसका जो लाल रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये इसका सर्वाधिक विकास जो है वो महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप में हुआ है। दोस्तों यह जो मिट्टी है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी है, और इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, गीली होने पर इसलिए इसको दोस्तों कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कपासी मृदा, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ये जो मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, और गीली होने पर यह चिपचिपी और सूखने पर पपड़ी निकलने लगती है। ठीक है दोस्तों, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसी को कहा जाता है। दोस्तों इसमें पोटाश, एल्यूमिनियम और कार्बोनेट की क्या होती है? अधिकता होती है। इसके बाद जो अगली मिट्टी है दोस्तों उसका नाम है लेटेराइट। इसे हम मखरली मृदा भी कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा इस मिट्टी की मुख्य पहचान है। यह उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ बहुत अधिक वर्षा भी होती है। इसकी मुख्य फसल है रबड़ और कॉफ़ी और चाय। दोस्तों इन क्षेत्रों में इलायची की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो मालाबार तट है। वैसे कर्नाटक और केरल के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में फैली हुई है। इसमें लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी जो मृदा है हमारी वो है पर्वतीय मृदा। दोस्तों पर्वतीय मृदा का निर्माण जो होता है उस पर पर्वतीय पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इस प्रकार की मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता है, और इस प्रकार की मिट्टी में जीवाश्म अनअपघटित हो जाते हैं, जिसके कारण जो मिट्टी होती है वो अम्लीय हो जाती है। इसका जो विस्तार है वो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों तक सीमित है, और इसमें मुख्य फसलें गेहूं, कॉफ़ी और चाय आदि की होती हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट मृदा देखते हैं दोस्तों। जो अगली मृदा है वो है हमारी मरुस्थलीय मृदा। और दोस्तों इस पर ये है मैप में मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार की मृदा का विकास अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जलवायु क्षेत्र में होता है। ठीक है। और दोस्तों इसमें इस प्रकार की जो मृदा होती है वहाँ वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। तो ये कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्र में होती है। यह एक प्रकार की अनुपजाऊ मृदा है। इसमें मुख्यतः ऐसी फसलें पाई जाती हैं जिनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं दोस्तों? इसमें ज्वार, बाजरा, तिलहन आदि फसलें होती हैं। अगली जो मृदा है वो हमारी वो है लवणीय मृदा। दोस्तों ये है लवणीय मृदा। ये इसके क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र इसका गुजरात वाला है। यहाँ तटों पर भी पाई जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है। और इस तरफ भी इसका क्षेत्र है लवणीय मृदा का। तो इस मृदा का विकास शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में हुआ है। यह भी एक प्रकार की अनुपजाऊ मृदा है। दोस्तों लवणता ज्ञात करने हेतु चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसका प्रयोग करते हैं लवणता मापने के लिए? चालकता मापी का। सब सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र दोस्तों गुजरात वाला क्षेत्र है। इस प्रकार की मृदा में जो मुख्य फसलें होती हैं वो भी ज्वार, बाजरा, लोबिया, घास आदि प्रकार की फसलें होती हैं। दोस्तों हमारी सबसे अंतिम मृदा है पीट या जैव मृदा। इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु इनके तट हैं। ठीक है। और दोस्तों इस प्रकार की जो मिट्टी होती है इनमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो चलिए लगाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और किन के आने की संभावना है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। यह भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे अधिक क्षेत्रफल पर अभी बताया था, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी कि सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ हमको देखना है। तो दोस्तों सबसे अधिक भाग पर जलोढ़ मिट्टी है, सेकंड नंबर आता है लाल मिट्टी का, लाल या पीली मिट्टी बोलते हैं इसको, तीसरी काली मिट्टी है और चौथी लेटराइट मिट्टी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो दोस्तों तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों की जो मुख्य मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर लाल पीली मृदा का विकास होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? दोस्तों रेगुड़ मृदा को ही काली मृदा बोलते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोला जाता है और यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो दोस्तों ये है रेगुड़ मृदा या काली मृदा, या इसको कपासी मृदा भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो दोस्तों ये कहा जाता है काली मिट्टी के बारे में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है यह है
मालाबार के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है? केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी सब सर्वाधिक केरल में पाई जाती है। ठीक, इसका सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कई प्रकार से रोका जा सकता है, मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन रोपण द्वारा, यानी कि वृक्षों को लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, तो रेगुड़ मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? रेगुड़ को काली मिट्टी बोलते हैं दोस्तों, यह महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि महाराष्ट्र का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? दोस्तों ये बताया था मैंने आपको, यह बने हैं अवनालिका अपरदन के कारण। ठीक है, और इसके लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी है वो है चंबल और उसकी सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका काला रंग जो होता है वो होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दोस्तों मैंने बताया था, जो दलहनी फसलें होती हैं, कौन सी फसलें होती हैं? दलहनी फसलें, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मटर। ठीक, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।